कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, यानी कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस। अभी तक हमने देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर चुके हैं, है ना। हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात कर चुके हैं, रेले जीन्स लॉ की बात कर चुके हैं, हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात कर चुके हैं, सारी बातें हम कर चुके हैं। वहाँ से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला था? वहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिली थी कि जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया और कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए। ये तीनों के तीनों हमारे किस नेचर पे बेस्ड है? ये तीनों के तीनों हमारे पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना। इसके ऊपर बेस्ड है हमारे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना। इनके ऊपर बेस्ड थे, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे बेस्ड थे। जबकि हमारे जो अलग से जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गए, पोलराइजेशन हो गया, है ना, उनको भी लिख दूं मैं। देखो हमारे क्या हो गए, इंटरफेरेंस हो गए, है ना, हमारा डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, है ना। ये सारे के सारे हमारे किस पे बेस्ड थे? वेव नेचर पे बेस्ड थे, है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, उससे पहले सब लोग क्या मानते थे? लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि जो हमारी लाइट है रेडिएशन से, इनका कैसा नेचर है? हमारा वेव नेचर है। कैसे प्रूव हुआ था? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना, ये पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना को देख के ये वेव नेचर पे बेस्ड थे। अब ये हो गया पार्टिकल नेचर। अब क्या हुआ, अब ये सवाल हुआ कि जो लाइट है उसका एक्चुअल में नेचर है क्या? वो वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा या पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा? तो हमारे साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली, इन्होंने 1924 में सजेशन दिया था। क्या सजेशन दिया था? कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं इनका ड्वेल नेचर होता है। मतलब ये कुछ टाइम पे वेव नेचर भी शो करते हैं, कुछ टाइम पे पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं। तो इम्पोर्टेंट था इन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, कि जस्ट लाइक अवर लाइट हैज बोथ नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, है ना। तो ऐसे ही हमारी जो रेडिएशन निकल रही थी ब्लैक बॉडी कैविटी से, है ना, हमने देखा था वहां से, तो वो रेडिएशन का भी पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल की सरफेस पे क्या करा रही थी, हमारे पास मेटल की सरफेस थी, है ना, मेटल था, इस पे हमने क्या कराए थे? फोटोन, है ना। फोटोन इज इक्वल टू h न्यू एनर्जी वाले। अब देखो फोटोन नई टर्म आई थी, मैंने बताया था फोटोन क्या थे? हमारे वेव पैकेट्स थे, पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे। तो फोटोन, तो इनका नेचर इन्होंने क्या माना था? इनका नेचर इन्होंने पार्टिकल नेचर माना था। क्या नेचर माना था? पार्टिकल नेचर मानना था ना। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? 0 होता है। आई होप सबको पता होगा ये। तो देखो ये E इक्वल टू एच न्यू वाले फोटोन जब इस मेटल की सरफेस पे जा रहे थे तो यहाँ से क्या इजेक्ट आउट हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे थे, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इजेक्ट आउट। यहाँ से क्या चीज प्रूव हुई थी? यहाँ से ये चीज प्रूव हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे पार्टिकल नेचर दिख रहा था, कि ये फोटोन और कुछ नहीं थे, हमारे एनर्जी के पैकेट्स थे। और ये फोटोन जब इस मेटल पे स्ट्राइक करेगा, यानी अब ये क्या कर रहा था? ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा था अपनी, है ना। पर्टिकुलर हमने अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होना चाहिए था? कि जो एनर्जी हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, है ना। वेव थ्योरी मैंने लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया भी था कि हमारा फेलियर क्यों हुआ था वेव थ्योरी का, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आइडिया होगा, फिर भी बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, जो h न्यू एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल सरफेस पे गिरेंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी एनर्जी। जहाँ पे गिरा तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। उन इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलरली उन इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रही है? यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। तो ये किस चीज को शो कर रहा था? पार्टिकल नेचर को, कि जिससे स्ट्राइक हुआ केवल उसी को क्या मिली? एनर्जी मिली, है ना। तो ये जो हमारे फोटोन थे पार्टिकल नेचर पे बेस्ड थे, यानी यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन हमारे इजेक्ट आउट हो रहे थे। तो क्या चीज प्रूव हो गई थी यहाँ से? कि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी शो होता है, इन सारे फिनोमिना से हम देख चुके हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह से, ना। तो क्या चीज इन्होंने बोली थी डी ब्रोगली ने? कि जस्ट लाइक आवर लाइट विच हैज टू नेचर, है ना, ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर कौन कौन से? कि इसके पास कौन सा नेचर? वेव नेचर भी होता है, इसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे जो एमिटेड रेडिएशंस है ना, मैंने देखो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट भी लिख सकती थी मैंने, लाइट और रेडिएशन, है ना, दोनों एक ही बात है, क्योंकि लाइट के भी दो नेचर थे यहाँ पे, और रेडिएशन जो एमिट हो रही थी यहाँ से, है ना,
उसके भी क्या थे, दो नेचर थे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका वेव नेचर भी होगा और ये पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ठीक है एक्चुअल में ना। अब देखो थोड़ा सा रीडिंग ले लेते हैं इसकी, इसको रेज कर दूं मैं। देखो आप पढ़ते हैं ना कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू हिम अ मूविंग पार्टिकल समटाइम एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम एज एक्ट अ पार्टिकल। तो इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास कोई पार्टिकल है ना, वो कई बार तो किस तरह से बिहेव करता है, वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, कई बार वो पार्टिकल नेचर को शो करता है ना। और अ वेव दैट इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल विच इज नोन एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, कि हमारा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, ये पार्टिकल जब मूव करेगा, पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है, पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड हो गया ना, उसको इन्होंने बोला था क्या, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। और जिसकी वेवलेंथ क्या बोली थी इन्होंने, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और इस डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आती है, लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी, है ना। इसका डेरिवेशन करेंगे हम, ये कैसे आई है ना, लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी कैसे आई बताऊंगी मैं ना। तो देखो, सो इन 1924 लुइस डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा हैव ड्यूअल नेचर, है ना। अभी जो मैंने बताया देखो सेम वही चीज लिखी हुई है ना, कि जैसे हमारी लाइट है ना उसके दो नेचर थे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, सेम ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड रेडिएशंस की फॉर्म में इजेक्ट आउट हो रहे थे उनका भी कैसा नेचर था, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों नेचर शो कर रहे थे। हमने देखा किस किस प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो इन्होंने भी वही बात बोली ड्यूअल नेचर की। सो हिज सजेशन वाज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट, अब उनका जो सजेशन था ना ये किन अजम्पशन पे बेस्ड था, फर्स्ट थी यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन। उन्होंने क्या बोला कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो पार्टिकल और रेडिएशन दोनों से मिलके बना है ना। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है, यानी नेचर पार्टिकल और रेडिएशन से मिलके बनी है ना, तो नेचर लव सिमेट्री, यानी कि जो हमारा नेचर होगा किनका, लाइट का और हमारी रेडिएशंस का, वो क्या होगा, हमारा पार्टिकल नेचर भी होगा और हमारा वेव नेचर भी होगा, दोनों नेचर होंगे, है ना। तो ये इन्होंने दो एजम्पशन दी थी। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी हमारा आया कहाँ से, है ना, तो इतना नोट कर लो। तो देखो अब हम किसकी बात करेंगे, हम डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेंगे, है ना, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, डेरिवेशन की, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो जिन्होंने पढ़ा होगा प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, है ना, वो तो तुरंत बता देंगे कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या रिजल्ट आया था, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया था E इजिकल टू में एच न्यू, है ना। एक तो इन्होंने एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो कर्व आ रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, उसको एक्सप्लेन किया था, वो कैसे आ रहा था ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने उस टाइम पे भी बताया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी वाला लेक्चर, तो आप सर्च कर सकते हो प्लैंक क्वांटम थ्योरी एट पहले आता फिजिक्स, है ना। तो यहाँ से आ रहा था E इजकल टू एच न्यू, यानी कि अगर मैं क्या मान लूँ कि मेरा फोटोन है ना, उस फोटोन क्वांटम थ्योरी के अंदर बात कर रही हूँ मैं, है ना, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी मेरी, E इजकल टू एच न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है ना। तो E इजकल टू एच न्यू आ गया था, क्योंकि हमने देखा था E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, न्यू के, यानी फ्रीक्वेंसी के, है ना। कैसे, लीनियरली डिपेंड कर रहा था, सारी बातें हम कर चुके हैं। तो E इजकल टू एच न्यू था हमारा एनर्जी लिंक विद अ फोटोन, है ना, इन क्वांटम थ्योरी। दूसरा हम किसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना, इसकी मैं बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फेमस इक्वेशन E इजकल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है ना। तो E इजकल टू हमारा एच न्यू भी होता है, E इजकल टू हमारा एम सी स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड, देखो इन दोनों को क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, इसको मैं नंबर नाम दे दूँ 2, है ना। यानी कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करते मुझे क्या मिलता है, एच न्यू इजकल टू एम सी स्क्वायर, और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो m की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू बाई सी स्क्वायर, है ना। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे यूज करेंगे, देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारा मोमेंटम है ना, यानी कि मैं किससे डिनोट करती हूँ, उसको p से डिनोट करती हूँ, है ना। मोमेंटम क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, है ना।
P यानी मोमेंटम दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब मास की वैल्यू आप लोग यहाँ से रख सकते हो, तो P इज इक्वल टू मास की वैल्यू क्या है h न्यू बाई c स्क्वायर, है ना। और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारी किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, तो इंटू c कर दूंगी मैं v की जगह ना, तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है h न्यू बाई c। और हमें पता है c बाई न्यू क्या होता है हमारे पास, c बाई न्यू क्या होता है हमारे पास, लैम्डा होता है, लैम्डा के इक्वल आते हैं c बाई न्यू, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, देखो p इज इक्वल टू h, देखो ये न्यू न्यूमरेटर में, मैं इस c के डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ ना, देखो ऐसे, है ना, रेसिप्रोकल होके वही चीज आ जाएगी जो पहले थी, लेकिन ये c बाई न्यू हमारे पास क्या बन गया, लैम्डा, है ना। यानी p इज इक्वल टू h अपोन में लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे क्या आएगा, h अपोन में p, और यही हमारे पास क्या थी, यही हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ थी, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, है ना। तो ये अब p यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम किन का होता है, जब पार्टिकल नेचर होता है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, उसी का तो मोमेंटम निकालते हैं। और लैम्डा किस चीज को शो कर रहा है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ किसकी होगी, वेव, जब वो वेव नेचर शो करेगा, तो यहाँ से देखो आपको ड्वेल नेचर शो हो रहा है ना, ये चीज हमारी वेव नेचर को शो कर रही है, ये चीज हमारी पार्टिकल नेचर को शो कर रही है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई, है ना। तो ये हमारा डेरिवेशन तक इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अब इसी में देखो एक चीज और बता दूं मैं, p क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपोन में m v, है ना। तो जब मैं v की वैल्यू को 0 कर दूं तो मेरा लैम्डा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, ये 0 कर दे तो ये इनफाइनाइट, है ना। और जब मैंने लैम्डा 0 कर दिया तो मेरा v क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना, ये रिजल्ट आएगा। तो इससे देखो, ध्यान से देखो, इससे क्या चीज पता चल रही है, इससे ये पता चल रही है कि जो हमारी लाइट रेडिएशंस थी, है ना, वो हमारे किस नेचर को शो नहीं करती, वो हमारे ईएम नेचर को शो नहीं करती, है ना। क्योंकि देखो v इक्वल टू 0 है, लैम्डा इक्वल टू इनफाइनाइट हो रहा है, लैम्डा 0 पे v इनफाइनाइट हो रहा है, यानी कि ईएम नेचर को वो चीज शो नहीं कर रही। ये केवल पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में बात करते हैं, ड्वेल नेचर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इस बारे में बात नहीं करती। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब होती है, जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं ना, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, देखो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना। लेकिन ये तो चार्ज पार्टिकल के केस में आता है ना ऐसे ऑसिलेशन, तो लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये एनर्जी किससे एसोसिएटेड थी, फोटोन से एनर्जी एसोसिएटेड थी, है ना। और फोटोन हमारे कैसे पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, उन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ईएम जो रेडिएशन है वो तो चार्ज पार्टिकल के केस में होती है, तो इट मीन्स हियर नो ईएम वेव इज प्रोड्यूस, है ना। ये चीज क्लियर हो गई, ये डेरिवेशन था हमारा। अब हम देखो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या वेवलेंथ निकल के आएगी हमारी, वो बात करेंगे, तो इसको नोट कर लो तब तक। देखो अब हम किसकी बात करेंगे, हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो मैंने क्या माना कि assume an electron moving with velocity v and have mass m, then कि क्या एज्यूम करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, मास उसका स्मॉल m है ना। तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी उसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू मास हियर एंड v इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब उस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मैं किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल के अंदर रख दूं, है ना। इफ वी put electron in external potential then, कि मैंने उस चार्ज पार्टिकल को मैंने कहाँ रख दिया, पोटेंशियल में रख दिया ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखो हमें पता है पोटेंशियल जो होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो किसके इक्वल होता है हमारा पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये तो सबको पता होगा, है ना। नहीं पता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं मैंने, वहाँ पे जाके देख सकते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस का, इसका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन आता है इसका भी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, है ना। तो मैं यहाँ से वर्क डन को लिख लूँ, वर्क डन
को क्या आ जाएगा मेरा, देखो वर्क डन मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, यानी V इनटू क्यू, है ना। अब वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन मेरा किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू V इंटू क्यू। मेरा क्या मतलब चार्ज मेरा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन है ना, यानी के ई मेरा क्या आ गया, ई बी के बराबर आ गया ना, ई बी, ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगेन मैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी, है ना, यानी कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इजकल टू ई वी, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर इजकल टू ई वी। देखो ये वी पोटेंशियल है और ये भी हमारी वेलोसिटी है ना, इसको मैं वी नोट कर लेती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारी वेलोसिटी है, ये हमारा पोटेंशियल है वी नोट, है ना, ये वी नोट पोटेंशियल है हमारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे मैं वी नोट कर देती हूँ वरना अभी पता चले एक ने आप लोगों ने तो कैंसिल भी कर दिया होगा, एक बी से स्क्वायर है ना, ऐसा नहीं करना, ये पोटेंशियल है, ये स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, वी की वैल्यू निकालूंगी। देखो वी की वैल्यू क्या आएगी मेरी, यहाँ से 2 ई वी नोट, ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 ई वी नोट अपॉन में ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, इस v के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, है ना। समझ में आया। अब मुझे क्या पता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी, है ना, यानी एच अपॉन में एम वी। तो मैं देखो यहाँ पे v की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दूंगी, क्या मिलेगा, एच अपॉन में एम रूट 2 ई वी नोट बाई एम, है ना। अब इस m को मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगी तो m स्क्वायर जाएगा, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होके वापस m मेरा बाहर आ जाए, है ना। देखो ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, रूट एम स्क्वायर 2 ई वी नोट बाई एम, है ना। तो देखो m स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके वापस m बाहर आएगा, तो एक ही बात है, तो ये m ये रहा, इसे कैंसिल हो गया, है ना। तो मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या आई यहाँ से, h अपॉन में रूट 2 m ई वी नोट। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ, h की वैल्यू क्या होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31, है ना। तो इन सारे को h, m और e, इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दोगे, देखो वी नोट तो हमारे पास वेरिएबल है ना, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, पोटेंशियल है ना ये तो हमारा, तो इन बाकी इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो रिजल्ट आएगा 12.27 अपॉन में रूट वी नोट एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेपर में वेवलेंथ दे देगा, बोल देगा पोटेंशियल फाइंड आउट करो, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, है ना, तो ये डेरिवेशन नोट करो जब तक। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर फाइंड आउट कर रही हूँ, है ना, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखो मुझे क्या पता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो किसके इक्वल आता है, हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू हो जाती है 3/2 kBT, है ना। ये हाफ के टी ऐसे करके 3D केस के लिए 3/2 kBT आ जाता है। कैसे आया ये, इसका यूज देखो हमने जब वो किया था ना, हमारा प्लैंक रेडिएशन को हमने थ्योरी को जब डिफाइन किया था, रेले ने भी यूज किया था अपने उसके अंदर डेरिवेशन के अंदर, तो जब भी फोटोन का जिक्र होता है तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को हम यूज कर देते हैं। वहाँ पे हम जब बोल्ट्जमैन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था उसका भी यूज करके तब हम डेरिवेशन निकाल रहे थे। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारी डी ब्रोगली है वो किससे एसोसिएटेड है, वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों से एसोसिएटेड है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैंने किसके लिए निकाली है, मेरे फोटोन वाला जो कंसेप्ट है उसके लिए निकाली है। एक काइनेटिक एनर्जी हम पार्टिकल नेचर वाले, फिर दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लिख रही हूँ। स्टार्टिंग से लेक्चर देखे होंगे तो समझ आ रहा होगा मैं ये क्यों लिख रही हूँ, है ना, इन्हीं टर्म्स में क्यों लिख रही हूँ, है ना, मेन बात। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकेंड हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी सबसे सिंपल हाफ mv स्क्वायर, है ना। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मास उसका m है, v उसकी वेलोसिटी है, उससे पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है ना वहाँ पे। तो देखो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगेन कंपेयर कर दो, तो 3/2
के बी टी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर आ जाएगा, है ना। यहाँ से बी की वैल्यू देखो 2 से 2 कैंसिल, बी की वैल्यू निकालोगे तो बी की वैल्यू क्या जाएगी 3 के बी टी अपॉन में एम, और इसका ये वैल्यू आ गई, है ना। के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। पता होगा ये सारी बातें। तो अब अगेन हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी यानी एच अपॉन एम वी, वैल्यू इसको मैं रख दूँ यहाँ पे पुट कर दूँ एच अपॉन में एम, वी की वैल्यू अभी निकाली है √3 के बी टी बाई एम, यानी कि √3 के बी टी बाई एम, है ना। अगेन मैं इस m को रूट के अंदर लेके जाऊंगी तो क्या आएगा h अपॉन में m स्क्वेयर 3 के बी टी अपॉन एम, m से m कैंसिल हो गया मेरे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी h अपॉन में √3 m के बी टी, ये मेरा आ गया रिजल्ट, है ना। आपको कुछ टेम्परेचर गिवन होगा न्यूमेरिकल में, उसको यहाँ पे पुट कर देना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको पुट कर देना, एम टी देखो पूछ लेगा कि वेवलेंथ आ गया तो टी पूछ लेगा, टी दे रखा होगा हमारे पास, टेम्परेचर दे रखा होगा तो वेवलेंथ पूछ लेगा, निकालनी है ना। बाकी ये तीनों टर्म हमारे पास कांस्टेंट होती है, एच कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। तो लैम्डा हमारा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो गया, और वहाँ पे हमारे वेवलेंथ क्या था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल था, है ना। तो ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ था, इससे एसोसिएटेड जो हमारे टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉन के लिए, ना। ये सारी बातें भी हमने कर ली है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आई होप अब आपको समझ में आया होगा, है ना। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।